करकराती सर्दियों की उस धुंधली सुबह जब अरमान मलिक ने अपने पहाड़ों में बने विशाल लकड़ी के कॉटेज का भारी ओक का दरवाजा खोला, तो चिर के जंगलों से छनकर आती बर्फीली हवा और अंदर पसरी एक गहरी खामोशी ने उसका स्वागत किया। उसने अपना भारी सा स्नो गियर और माउंटेनियरिंग बैग कंधे से उतारकर फर्श पे पटका और खुद थका हारा वही सोफे पे ढह गया। आखिरकार सालों की बेहद कठिन और हार कपा देने वाली मिलिट्री और सर्वाइवल ट्रेनिंग के बाद रक्षा मंत्रालय की उस सीक्रेट विंग में नियुक्ति की आखिरी शाम का शोर, साथियों के वे जोशीले नारे और कमांडिंग ऑफिसर की वो गर्व से भरी थपकी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपनी भारी और थकी हुई आंखें खोली और सामने देवदार की लकड़ी से बनी दीवार पे टंगे अपने नए नवेले स्पेशल ऑप्स बैक डॉग्स दस्ते की कमांडो जैकेट को देखा, जिस पर लगे मैरून बैज और चमचमाते सितारों मानो उसकी असाधारण कामयाबी की तपस्या की गवाही दे रहे थे। एक ठंडी और दर्द भरी मुस्कान उसके होठों पे तैर गई। मेजर अरमान मलिक। उसने अपने भीतर के गहरे सन्नाटे को झकझोरते हुए अपना पूरा नाम खुद से दोहराया, जिसे सुनने के लिए कभी कोई तरसता था। आखिरकार मैंने अपनी जिंदगी का वो सबसे बड़ा पहाड़ फतेह कर लिया। आज मैं उस मुकाम पे आकर खड़ा हूँ कि उनके उस घमंड और उस खौफनाक समझौते की आखिरी शर्त पूरी कर सकूं। वो उठा और भारी कदमों से विशाल कांच की बैल्कनी की तरफ बढ़ गया, जहां नीचे फैली इस वीरान पहाड़ी घाटी की बेहद और सर्द रोशनियां मध्यम मध्यम जल रही थी। उसने कांपती उंगलियों से अपनी जेब से एक पुराना चमड़े का बटुआ निकाला और उसकी सबसे महफूज खुफिया जेब से एक छोटी सी मुड़ी हुई तस्वीर बाहर निकली। एक 15 साल की सहमी हुई घबराई हुई लड़की की बोर्डिंग स्कूल की यूनिफॉर्म में लिपटी तस्वीर, जिसकी उदास आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। कायनात। ये नाम उसके होठों से एक सुलगती हुई तरपती आह बनकर निकली थी, जिसने उसके सीने में दबे अरमानों की राख को फिर से दहका दिया था। बस सिर्फ 3 हफ्ते और उस तस्वीर के धूल खाए चेहरे को छूते ही वो वक्त पहिए को पीछे धकेलता हुआ ठीक 3 साल पहले के उस खौफनाक दिन में जा पहुंचा, जहां उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और दर्दनाक परीक्षा शुरू हुई थी। वो मनहूस दिन जब वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी गैरत और स्वाभिमान को मुट्ठी में भींचे अपने करे और बेहद रसूखदार पड़ोसी देवराज शेखावत के महलनुमा हवेली की चौखट पर खड़ा हुआ था। देवराज शेखावत जो सिर्फ उनके पड़ोसी नहीं थे, बल्कि उनकी सगी बड़ी बहन मीरा के ससुर भी थे। यानी मीरा की डोली उसी राजसी घराने की चौखट के पार उतरी थी और कायनात देवराज जी की वो लाडली बेटी थी, जिसे अरमान ने बचपन से होश संभालते ही अपने दिल के सबसे पवित्र और महफूज कोने में बसाया हुआ था, जिससे उसने बेपनाह और रूहानी मोहब्बत की थी। तुम होश में तो हो अरमान? उसकी बड़ी बहन मीरा, जो उसका हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए उसे हवेली के पीछे बने एकांत बगीचे में लाई थी। उसने खौफ और गुस्से से कांपती आवाज में फुसफुसाकर कहा था, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम किस दहकते अंगारे पे पैर रखने जा रहे हो? तुम जानते हो ना कि ससुर जी जीते जी इस बात को कभी कबूल नहीं करेंगे और तुम्हारी इस हिमाकत की सजा मेरी जिंदगी को भुगतनी पड़ेगी। अरमान, जो उस वक्त सिर्फ 22 साल का एक सीधा साधा मामूली ग्रेजुएट लड़का था, जिसकी जेबें खाली भी थी, मगर उसका दिल कायनात के बेपनाह इश्क से लबालब भरा था। उसने अपनी बड़ी बहन के कांपते हाथों को थाम लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। दीदी, मैं और कुछ नहीं मांग रहा। मैं कायनात को उस वक्त से चाहता हूँ जब मुझे इस दुनिया के कायदों और मोहब्बत का असली मतलब भी पता नहीं था। आप तो सब जानती है ना दीदी, मैं बस उसका हाथ मांग रहा हूँ। मैं दिन रात एक कर दूंगा। मैं देश की सबसे कठिन सैन्य परीक्षा स्पेशल ऑप्स में सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा और एक बड़ा अफसर बनूंगा। आप बस एक बार मेरी खातिर ससुर जी से बात तो कीजिए। मीरा ने तड़प कर उसे इस बेदर्द दुनिया की हकीकत का आईना दिखाना चाहा। वो अभी सिर्फ 15 साल की बच्ची है अरमान, स्कूल में पढ़ती है और तुम एक मामूली बेरोजगार लड़के हो, जिससे पास अपनी पहचान के नाम पर कुछ भी नहीं है। ससुर जी को अपनी बेटी के लिए कोई ऐरा गहरा या सिर्फ ख्वाब देखने वाला लड़का नहीं, बल्कि इस रियासत का होने वाला वारिस, कोई आलीशान साम्राज्य का मालिक, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन या फिर कोई रसूखदार ब्यूरोक्रेट चाहिए। वो अपनी जान से प्यारी बेटी का हाथ तुम्हारे खाली हाथों में भला कैसे थमा देंगे, जबकि तुम खुद इस वक्त मेरे ही ससुराल के रसूख और एहसानों के टुकड़ों पर एक तरह से आश्रित हो। कहते हुए मीरा की नजरें शर्म से झुक गई थी।
तो मैं मानूंगा वो सबसे बड़ा अवसर उसकी आवाज में एक अजीब सी दीवानगी थी, एक अटूट जिद और पागलपन था। मैं बनूंगा इस देश का सबसे जाबाज सिपाही, मगर मैं अपनी कयानात को किसी और की अमानत बनते नहीं देख सकता। मैं जीते जी मर जाऊंगा दीदी। बस आप एक बार, सिर्फ एक बार, आखिरी बार ससुर जी के सामने मेरे दिल की बात रखिए। उनसे कहिए कि अरमान कायनात के बिना अपनी सांसों के इस भारी बोझ को ढो नहीं पाएगा और घुट घुट कर मर जाएगा। और फिर वो काली शाम आई, वो शाम जब हवेली के मुख्य दीवाने खाने में ऐसा सन्नाटा पसरा था जहां वहां किसी की अर्थी उठने वाली हो। मीरा के पति यानी कायनात के बड़े भाई विक्रम ने बेहद डरते और हिचकिचाते हुए इस नाजुक बात का सिरा छेड़ना चाहा, मगर देवराज शेखावत की उस गरजती हुई भारी और रूबीली आवाज ने पूरे कमरे की हवा को बर्फ की तरह जमा दिया। देवराज शेखावत जो अपने बेइंतहा राजसी गुरूर, खानदानी प्रतिष्ठा और सामाजिक खोखलों मर्यादा के अंधे ठेकेदार थे, उन्होंने अपनी हराकत और नफरत से उबलती नजरों से अरमान को ऊपर से नीचे तक देखा, जो उनके सामने अपनी खुददारी को दबाए सिर झुकाए एक पत्थर की मूरत बना बैठा था। तो तुम देवराज जी ने एक ऐसा तंजिया और भयानक ठहाका लगाया जिससे अरमान की रूह तक कांप गई। इस भीख मांगते बेरोजगार साहब को मेरी शहजादी जैसी बेटी से निकाह करना है? क्यों भाई? मेरा खून चूसने के लिए और इस हवेली का ठाट उठाने के लिए तुम्हारी एक बहन कम पड़ गई थी, जो अब मेरी मासूम बच्ची को अपनी इस लाचारी और कंगाली के नर्क में घसीटना चाहते हो? अरे तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मेरे सामने बैठकर आंख उठाने की जरूरत भी करो? तुम्हारे पाप के पास तो दो वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं था। अरमान का गोरा चेहरा शर्म, जिल्लत और अपमान की आग से सुलगकर तमतमाता उठा। उसने अपने हाथ की मुठियां इतनी जोर से भींची कि नाखून हथेलियों में धंस गए। अंकल जी, मैं क्या अंकल जी? वो शेर की तरह गरजे और उनकी आवाज की हनक से दीवार पर टंगे पुरानी रास्ती हथियार तक हिल गए थे। कान खोलकर सुन लो लड़के, तुम्हारी बहन इस घर की चौखट पार करके बहू बनकर आई है, मेरी बेटी की जगह लेने नहीं, क्योंकि तुम्हारी बहन सरासर विक्रम की जिद थी, मेरी पसंद नहीं। और उसकी इस खैरात का मतलब ये कतई नहीं कि तुम मेरी सगी बेटी को भी अपनी इस दरिद्रता और मुफलिसी की आग में झोंक दो। अरे वो बच्ची है, अभी सिर्फ 15 साल की, उसकी पढ़ाई है, उसके ख्वाब है। तुम क्या दोगे उसे? ये 2-4 पुरानी किताबें जो तुम खुद पढ़ रहे हो, या सड़क की धूल? अरमान का दिल चाहा कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। अपनी बहन मीरा की वजह से वो आज देवदार जी के सामने यूं बेआबरू होकर जलील हो रहा था। मीरा से अपने भाई की ये जिल्लत सही नहीं गई और वो रो पड़ी। पापा जी प्लीज, उसने अपने ससुर के आगे हाथ जोड़कर इल्तिजा की। अरमान मेरा भाई है, वो बहुत मेहनती है। वो कह रहा है ना कि वो स्पेशल आर्मी फोर्स में जाएगा, वो देश का सबसे बड़ा अफसर बनेगा। वो आपकी बेटी को हमेशा पलकों पे रखेगा, उसे बहुत खुश रखेगा। चुप करो तुम। देवराज जी ने अपनी बहू को बुरी तरह डांटकर खामोश कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसलों के बीच बोलने की? आर्मी में जाएगा, स्पेशल ऑप्स में जाना बच्चों का खेल है। इसके पास खुद सिर छुपाने को अपना घर नहीं, ये मेरी बेटी को महलों में से निकाल कर कहाँ रखेगा? फुटपाथ पे? अरमान ने गहरा और लंबा सांस भरा और अपनी सारी बिखरी हुई हिम्मत को इकट्ठा करके नजरें उठाई। उसकी आवाजों में अब जिल्लत के आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी जलती हुई जिद और आग थी। अंकल जी, उसकी आवाज अब बुलंद और साफ, बिना किसी कपकपी के गूंजी। मैं आपकी बेटी को इसी हवेली में आपकी आंखों के सामने चाहता हूँ। मुझे सिर्फ आपसे एक वादा चाहिए कि मैं कायनात से शादी करना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। शादी? देवराज जी ने हैरत घृणा से उसे देखा। ये उस अदने से लड़के की तरफ अचानक की गई ऐसी मांग थी जिसकी औकात उनकी नजर में धूल के बराबर भी न थी। जी, अरमान की आवाज में अब अटूट जिद के साथ एक आखिरी इल्तजा थी। आप निकाह के कागजों पे दस्तखत कर दें, जिससे कि मुझे यकीन हो जाए कि कायनात अब सिर्फ और सिर्फ मेरी रहेगी। मैं उसकी विदाई नहीं मांगूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तब तक इस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा, इस शहर में कदम नहीं रखूंगा, जब तक मैं वो नहीं बन जाता जो आप चाहते हैं, जब तक मैं इस काबिल नहीं हो जाता कि आप खुद पूरे गर्व से अपनी बेटी कायनात का हाथ मेरे हाथों में सौंप सके।
मैं सिर्फ इस पवित्र रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ ताकि मैं दूर रहकर संतुष्ट रहूं कि मेरा वजूद अधूरा नहीं है, वो मेरी है। देवराज जी ने उसे गौर से देखा। ये वाकई एक अजीब और पगली शर्त थी। एक ऐसा लड़का जो सब कुछ अपनी मोहब्बत तक को पीछे छोड़ने को तैयार था, सिर्फ एक नाम के बेनाम रिश्ते के लिए। वो उसकी जिद और उसकी आंखों में कायनात के लिए वो पागलपन देख सकते थे। काफी देर की गहरी और भारी खामोशी और मीरा के लगातार बहते आंसुओं के बाद देवराज जी ने एक कुटिल और फैसले भरे अंदाज में कहा, ठीक है। फिर कमरे में मौजूद सब लोगों ने चौंक कर उन्हें देखा। मैं तुम्हारी ये पागल जिद पूरी करूंगा। मेरी बेटी की किस्मत में अगर बर्बादी ही लिखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने करवाहट से कहा, निकाह होगा और कल सुबह ही होगा, मगर मेरी कुछ बेहद सख्त शर्तें हैं। अगर मेरी एक भी शर्त टूटी तो मैं इस रिश्ते को कागज के टुकड़ों की तरफ फाड़ दूंगा और अपनी बेटी को कभी तुम्हारी मनहूस शकल नहीं देखने दूंगा। अरमान ने बेताबी से पूछा, कैसी शर्तें अंकल जी? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, चाहे वो मेरी जान ही क्यों ना मांग ले। पहली शर्त। देवराज जी ने अपनी भारी उंगली उठाई। कायनात अभी सिर्फ 15 साल की है। वो अपनी पढ़ाई पूरी तरह जारी रखेगी। वो कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी, और तुम उसकी पढ़ाई या उसकी आजादी में कोई दखल अंदाजी नहीं करोगे। मुझे मंजूर है, अरमान ने फौरन कहा। दूसरी शर्त। उनका लहजा और भी बर्फीली और सख्त हो गया। शादी के फौरन बाद तुम इस शहर और इस राज्य की सीमा से बाहर चले जाओगे। जहां जाना है जाओ, मरो, पढ़ो, ट्रेनिंग करो, जो बनना है बनो, लेकिन 3 साल तक इस जमीन पर नजर मत आना। अरमान का दिल धक से रह गया, मानो किसी ने छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। और तीसरी सबसे बड़ी और अहम शर्त। देवराज जी ने अरमान की आंखों में अपनी गिद्ध जैसी आंखें डालकर कहा, जब तक मेरी बेटी 18 साल की नहीं हो जाती, जब तक मैं तुम्हें सरकारी तौर पर वापस बुलाकर उसकी विदाई का न्योता नहीं भेजता, तुम ना इस हवेली में आओगे, ना उससे मिलोगे, ना उसकी शक्ल देखोगे। तुम उससे किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं रखोगे, ना फोन पे, ना सोशल मीडिया पे, ना खत पर, और ना ही अपनी बहन मीरा के जरिए। तुम उसके लिए एक मरे हुए अजनबी की तरह रहोगे जब तक तुम कुछ बनकर नहीं लौटते। बोलो, मंजूर है? ये शर्त नहीं थी, अरमान के दिल पर सीधा खंजर का वार था। अपनी नवविवाहित पत्नी से 3 साल तक बिल्कुल दूर रहना, उसकी आवाज तक सुनने को तरसना, उसकी एक झलक तक ना देखना। अरमान ने अपनी रोती हुई बहन मीरा की आंखों और अपने दिल में जलती कायनात की बेपनाह मोहब्बत की आग को देखा। उसने अपनी तकदीर का फैसला कर लिया। मंजूर है, उसने भारी आवाज में कहा। मेरी एक आखिरी शर्त और है, देवराज जी ने आगे कहा। अरमान का दिल जैसे थम गया। पता नहीं वो कौन सा नया पहाड़ तोड़ने वाले थे। निकाह जरूर होगा, लेकिन पूरे रीति रिवाज या बारात से नहीं। चुपचाप रजिस्ट्रार के सामने जाकर सिर्फ कोर्ट मैरिज के कागजात पर दस्तखत किए जाएंगे। जब कुछ बन जाओगे उसके बाद ही दुनिया के सामने ढोल बजेंगे। मुझे ये भी मंजूर है। अरमान ने अपनी रूह को बेचकर हर बात की मंजूरी दे दी। अगले दिन ऐसा कोर्ट मैरिज हुआ जिसमें दुल्हन कायनात खुद कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो अभी 15 साल की नादान बच्ची थी और उसके पिता देवराज जी ने उसे इस पूरे तमाशे से कोसों दूर रखा था। वो कोर्ट के बाहर खड़ी काली चमचमाती गाड़ी में बैठी थी। उसे इस निकाह के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। देवराज जी ने बस उसके सामने कुछ घरेलू और वसीयत के कागजात का बहाना बनाकर दस्तखत करने के लिए कहा था, और कायनात ने भी बिना कुछ पूछे अपने पिता के कहे अनुसार उस कागजों पर दस्तखत कर दिए थे। अरमान ने भी चुपचाप कांपते हाथों से रजिस्ट्रार के सामने उन कागजों पर अपने दस्तखत किए। उसकी बहन मीरा ने रोते हुए उसे गले लगाया और कांपते होठों से मुबारकबाद दी। निकाह के फौरन बाद उसे अपनी बहन मीरा से अलविदा कहकर गले मिलना था। वो बहन जो उसी हवेली में ब्याही थी और देवराज जी की बहू थी। उसने अपने ससुर के आगे सर झुकाया, जिन्होंने उसके सर पर हाथ तो रखा, मगर उस हाथ में सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक और आंखों में वही पुरानी नफरत थी। और फिर अरमान उस हवेली की सीमा से बाहर निकल गया, जहां उसकी दुल्हन, उसकी कायनात मौजूद थी, मगर वो उसकी एक झलक भी देख न सका। अगली सुबह इस शहर को अपनी धधकती मोहब्बत को और अपनी रोती हुई बहन को पीछे छोड़कर मिलिट्री स्पेशल ऑप्स की ट्रेनिंग एकेडमी जाने वाली ट्रेन में सवार था।
उसका दिल बोझिल था, मगर उसके दिमाग में देवराज जी के वो जलील करने वाले शब्द और उनकी दी हुई जिल्लत का गुस्सा एक साथ एक भयानक आग की तरह जल रहा था। एक ऐसी आग जो अगले 3 साल तक उसे हर रोज तपाती और सोने नहीं देती थी। बालकनी में खड़े अरमान ने एक ठंडी आह भरी। वो अतीत के उस काले और अपमानजनक दिन से निकलकर वापस अपने पहाड़ी कॉटेज की बालकनी में आ चुका था। उसके हाथ में अब भी वो पुराने बटुए वाली तस्वीर थी। 3 साल, उसने खुद से बेहद धीमी आवाज में कहा। 3 लंबे, बेहद कठिन और रूह को निचोड़ देने वाले साल। उसने इन 3 सालों में एक लम्हे के लिए भी अपने दिए वादे को नहीं तोड़ा था। उसने इन 3 वर्षों में कभी देवराज जी के घर या हवेली पर फोन नहीं किया था। उसने कभी अपनी बहन मीरा से भी कायनात का हाल नहीं पूछा था कि कहीं ऐसा न हो कि उसके सब्र का बांध टूट जाए और वो अपनी पत्नी की आवाज सुनने की जिद कर बैठे। वो अच्छी तरह जानता था कि देवराज शेखावत के जासूस हर तरफ फैले होंगे और उसकी एक छोटी सी गलती उनकी 3 साल की इस तपस्या और मेहनत पर पानी फेर सकती है। उसने अपना सारा ध्यान, अपनी सारी कुंठा, अपना सारा गुस्सा और अपनी सारी शिद्दत, देवराज जी की हिराकत का सारा जहर अपनी ब्लैक डॉग्स कमांडो की ट्रेनिंग पर झोंक दिया था। जब दूसरे कैंडिडेट्स थक कर चूर होकर सो जाते, वो रातों को जाकर रणनीतियां पढ़ता था। जब लोग आराम करते थे, वो बर्फीली पहाड़ों में नंगे बदन फिजिकल ट्रेनिंग में खुद को थका देता था। वो एक सीधा साधा बेरोजगार लड़का बनकर गया था और आज देश का सबसे जाबाज मेजर बनकर लौटा था। उसने अपना बटुआ बंद किया। वो 15 साल की मासूम कयानात की तस्वीर वापस उसकी खुफिया जग में सुरक्षित चली गई। वो कायनात जो अब 18 साल की हो चुकी होगी, वो कायनात जो कानूनन उसकी पत्नी थी, वो कायनात जिसे उसने 3 साल से देखा तक नहीं था। वो नहीं जानता था कि वो अब कैसी दिखती होगी। वादा पूरा हुआ देवराज शेखावत जी। वो खुद से करवाहट से बोला। 3 साल पूरे हो गए। उसने कॉटेज के अंदर आकर दीवार पर टंगे कैलेंडर पर नजर डाली। विदाई की तारीख जो खुद देवराज जी ने तय की थी, उसमें अब सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे। उसने अपनी ब्लैक कमांडो जैकेट को देखा जो दीवार पर गर्व से टंगी थी। उस पर चमचमाते मैरून स्टार्स की उसकी असाधारण कामयाबी का सबूत थे। उसने खुद को उसी दिन के लिए तैयार किया था। वो इस काबिल बन चुका था कि देवराज शेखावत अब गर्व से नहीं तो कम से कम बगैर किसी हिकारत से अपनी बेटी कायनात का हाथ उसके हाथ में दे सके। अब वक्त आ गया है, उसने खुद से कहा, अपनी दुल्हन को वापस अपने घर लाने का। वो उससे मिलने के लिए अंदर से बेताब था। वो देखना चाहता था कि उसकी 15 साल की सहमी हुई कायनात अब कैसी दिखती है। मगर उसने संकल्प किया कि वो वादे के मुताबिक आखिरी दिन तक इंतजार करेगा। वो अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेगा जब तक कि देवराज जी उसे खुद न्योता देकर हवेली नहीं बुला लेते। मगर मेजर अरमान ये नहीं जानता था कि तकदीर ने उसकी मुलाकात उसकी अपनी इस अनजान पत्नी कायनात से इन 3 हफ्तों से बहुत पहले, विदाई के दिन से बहुत पहले, बिल्कुल अचानक और धमाकेदार अंदाज में करने का इंतजाम कर रखा है। एक ऐसी मुलाकात जो उनके 3 साल के सब्र और उसकी मोहब्बत की सारी पुरानी कल्पनाओं को हिलाकर रख देने वाली थी। अगली सुबह मेजर अरमान मलिक अपने नए सैन्य कमांडर सेंटर के तरफ दफ्तर में मौजूद था। उसकी जैकेट पर चमकते बैज उसकी काबिलियत का लोहा मनवा रहे थे, मगर उसका दिमाग 3 हफ्तों के बाद होने वाली विदाई में अटका हुआ था। वो विदाई जो उसे उसकी कायनात से मिलवाने वाली थी। वो कायनात जिसे उसने 3 साल पहले बोर्डिंग स्कूल की वर्दी में छोड़ा था और जिसकी तस्वीर आज भी उसके सीने के करीब थी। वो फाइलों पर दस्तखत कर रहा था जब उसका जूनियर ऑफिसर कैप्टन शेखावत अंदर दाखिल हुआ। जय हिंद सर, ये आज के बेस कैंप के सिक्योरिटी ऑडिट की फाइल है। अरमान ने सर उठाए बगैर फाइल ली। शेखावत, मुझे ये कागजी कार्रवाई रास नहीं आती। मुझे फील्ड वर्क चाहिए। मुझे इस पहाड़ी इलाके की खुफिया रिपोर्ट्स और घुसपैठ के लंबित केसेस की फाइल्स लाकर दो। शेखावत ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सर वो सब तो तैयार हो रहा है, मगर आज दोपहर आपका एक छोटा सा पब्लिक आउटरीच असाइनमेंट है। ब्रिगेडियर साहब ने खास तौर पर आपको ही वहां भेजने का हुक्म दिया है। अरमान ने आखिरकार फाइल खोली और उसके माथे पर बल पड़ गए। सेंट मैरी गर्ल्स कॉलेज में नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस अवेयरनेस सेमिनार। शेखावत, ये क्या मजाक है? मैं कोई स्कूल टीचर हूँ क्या?
शेखावत ने अपनी मुस्कुराहट को दबाया और कहा, सर ये शहर का सबसे प्रतिष्ठित और अमीर लड़कियों का कॉलेज है। वहाँ की डीन ने आर्मी हेडक्वार्टर को एक युवा और डेकोरेट ऑफिसर की मांग की थी ताकि लड़कियां प्रेरित हो सके। ब्रिगेडियर साहब के ख्याल में आपसे बेहतर कोई नहीं है। अरमान ने गुस्से से फाइल बंद की। प्रेरित? मैं देश का सिपाही हूँ, कोई मॉडल नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ शहर के उसी आलीशान सेंट मैरी कॉलेज के कैंटीन में बिल्कुल अलग और जीवंत माहौल था। मैं तो पागल हो जाऊंगी। इस अल्पाइड फिजिक्स के असाइनमेंट ने मेरे दिमाग का दही कर दिया है। तारा ने कैंटीन की मेज पर सर पटकते हुए अपनी सहेली से कहा, जबकि कायनात, जो कोनों में महंगे एयरपोर्ट्स लगाए टांग पे टांग रखे स्ट्रॉबेरी शेक पी रही थी, उसने अपनी सहेली को आंख मारकर चुटकी ली। चिल करो यार तारा, प्रोफेसर शर्मा खुद भी तो किसी पुराने जमाने के असाइनमेंट से कम नहीं है। उनकी क्लास में तो वैसे ही नींद आ जाती है। इतनी में रिया, जो कॉलेज के मेन नोटिस बोर्ड की तरफ से लगभग दौड़ती हुई आ रही थी, उसने आकर टेबल पर धमाके से अपनी दोनों हथेलियां मारी और बड़ी खबर सुनाई। लड़कियों, आज कॉलेज में स्पेशल फोर्स के डेकोरेटेड मेजर अरमान मलिक आ रहे हैं सिक्योरिटी सेमिनार के लिए। कयानत ने अपना एक एयरपोर्ट कान से निकाला और बेपरवाही से बोली, तो कोई नया मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर है क्या? तारा एकदम सीधी होकर बैठ गई। पागल है क्या कायनात? मेजर अरमान मलिक, वो जो अभी पिछले हफ्ते ही कश्मीर बॉर्डर से स्पेशल ऑपरेशन संभाल कर लौटे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मिलिट्री एकेडमी के इतिहास के सारे फिजिकल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और हाय, वो कितने कमाल के दिखते हैं। कायनात ने अपने कंधे उचकाए। अच्छा होगा कोई पुराना अखर और घमंडी फौजी। यूनिफॉर्म में तो वैसे भी हर कोई थोड़ा बहुत रौबदार लग ही जाता है। वो इस हकीकत से पूरी तरह बेखबर थी कि उसके पिता देवराज शेखावत ने उसका निकाह 3 साल पहले ही चुपचाप कागजों पे करवा दिया था, और वो ये नहीं जानती थी कि उसका कोर्ट मैरिज हो चुका है। वो अपनी बिंदास जिंदगी में मगन थी और इस बड़े खानदानी फैसलों और समझौतों की पूरी तरह अनजान थी। ऐसी बात नहीं थी, कयानात, रिया ने पूरे जोश में कहा। वो आज यहाँ कैंपस अवेयरनेस सेमिनार के लिए आ रहे हैं। डीन ने सबको ऑडिटोरियम में हाजिर होने का हुक्म दिया है। कयानात ने चिढ़कर अपना मुंह बनाया। ओ गॉड, एक और थका देने वाला बोर्डिंग लेक्चर। क्यों हमारी जिंदगी का सुकून छीनने चले जाते हैं ये लोग। ठीक दोपहर के 12 बजे कॉलेज के बड़े लोहे के गेट से चमचमाती हुई मिलिट्री की हरी जिप्सी दाखिल हुई। लड़कियां जो लॉन में और बरामदों में झुंड बनाकर खड़ी थी, सबकी नजरें उसी तरफ टिक गई। गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने उतरकर फुर्ती से पिछला दरवाजा खोला। पहले ब्लैक लेदर का मिलिट्री कॉम्बैट बूट बाहर आया। फिर मेजर अरमान ने गाड़ी से कदम बाहर निकाला। ब्लैक मिलिट्री टी शर्ट और ऑलिव ग्रीन कार्गो पैंट पर करक ब्लैक कमांडो जैकेट, आंखों पे काला एविएटर चश्मा और चेहरे पे एक बेहद कड़ा और गंभीर भाव। वो सीधे डिन की तरफ बढ़ा, जो उसके स्वागत के लिए गुलदस्ता लिए खड़ी थी। हे भगवान, ये तो सच में कयामत है। तारा ने ड्रामाई अंदाज में अपने दिल पे हाथ रख लिया। कायनात, जिसे अब तक यह बोरिंग लेक्चर लग रहा था, उसकी नजरें भी एक पल के लिए अरमान के उस रौबदार वजूद पर ठहर गई। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा फौजालिदी कॉन्फिडेंस था। एक ऐसा शाही रौब था जो कायनात को अंदर तक इम्प्रेस कर गया। तो ये है वो मिस्टर कमांडो, वो खुद से फुसफुसाई। अरमान ने दिन से हाथ मिलाते हुए अपना चश्मा उतारा। एक पल के लिए उसकी सख्त नजरें लड़कियों की भीड़ पे जमी और फिर वापस दिन पर फोकस हो गई। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी पे था। उसे वहां खड़ी अमीर और चुलबुली लड़कियों की भीड़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने आया था। रिया ने कायनात को अपनी कोहनी मारी। देखा कायनात, यूनिफॉर्म में हर कोई अच्छा नहीं लगता, मगर ये तो कुछ ज्यादा ही बेहतरीन लग रहे हैं। हिम्मत है तो जाकर इनसे सीधे बात करो। तारा ने कायनात को छेड़ते हुए चुनौती दी, जो अब तक मेजर को ही घूर रही थी। कायनात की शरारत और बिंदास सोच जाग उठी। बात करूं? मैं तो इनका पर्सनल नंबर ला सकती हूँ, कौन सी बड़ी बात है। ओहो, बड़ी आई नंबर लेने वाली। तारा एकदम से खिलखिलाकर हंसी। कायनात, बीवी ने, ये तुम्हारा कोई कॉलेज का भोला भाला लड़का नहीं है, स्पेशल ऑप्स का मेजर है। वो तुम्हें सीधा मिलिट्री कस्टडी में बंद करवा देगा। शर्त लगाओगे? कायनात ने हवा में हाथ लहराते हुए चैलेंज कबूल किया। अगर मैं इसका नंबर ले आई तो तुम दोनों मुझे पूरे हफ्ते कैंटीन की शाही ट्रीट दोगी। रिया ने घबराकर कहा।
कायनात पागल मत बनो यार, वो डीन के साथ खड़े हैं, तुम्हारी सामत आ जाएगी। सामत तो अब इस मैनेजर साहब की आएगी। कायनात ने अपने रेशमी बाल झटके और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कदमों को सीधे उनकी ओर बढ़ा दिया। वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो जिस शख्स को शेरने छेड़ने और जिनका नंबर लेने जा रही है, वो कोई आम फौजी नहीं, बल्कि वो शख्स था जिसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र उसकी तकदीर के कागजों में 3 साल पहले ही लिखा जा चुका था। सर, हमने ऑडिटोरियम में सारा बेहतरीन इंतजाम कर दिया है। सारी लड़कियां अपना आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। डिन अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक खनकती हुई बेबाक और बेहद आत्मविश्वास से भरी आवाज ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। एक्सक्यूज मी मेजर अरमान। अरमान, जो पिछले 5 मिनट से डीन की औपचारिक और चापलूसी भरी बातों से बुरी तरह ऊब चुका था और सिर्फ अपनी नापसंदीदा ड्यूटी खत्म करने वापस अपने बेस कैंप जाना चाहता था, वो इस बातचीत में इस बेबाक रुकावट पर सख्त नापसंदगी से उस आवाज की ओर मुड़ा। एक लड़की जो शायद कॉलेज के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट लगती थी, मॉडर्न जींस और ढीली सी वाइट सिल्क शर्ट पहने, कंधे पर एक महंगा लेदर बैग लटकाए, उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शरारत थी, एक सीधी चुनौती थी। और अरमान, जो खतरनाक से खतरनाक आतंकवादियों के सामने भी कभी नहीं घबराया था, उस लड़की को देखकर एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए भीतर तक थम गया। उसका वजूद जैसे बर्फ के पहाड़ की तरह जम गया हो। उसकी गहरी आंखें उस लड़की की बड़ी बड़ी चमकदार और शरारत से भरी आंखों पर टिक गई। वही आंखें, वही गहरी चुंबकीय चमक, वही झील जैसी असीम गहराई, बिल्कुल वैसी आंखें उसके पुराने चमड़े के बटुए की खुफिया जेब में मौजूद उसकी 15 साल की पड़ोसी और उसकी पत्नी कायनात की स्कूल यूनिफॉर्म वाली धुंधली तस्वीर में थी। ये कैसे हो सकता है? उसके दिमाग ने एक सेकंड के लिए काम करना बंद कर दिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा उसकी रगों में खून की रफ्तार थम गई हो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने फौरन अपने इस बेवकूफी भरे ख्याल को मन में ही झटक दिया। ये नामुमकिन है। उनकी कायनात तो उसके सख्त स्वभाव वाले अंकल देवराज शेखावत की बेटी है। वो ऐसी बिंदास और बेबाक नहीं हो सकती। वो देवराज शेखावत, जो मर्यादा, परंपरा और कठोर रीति रिवाजों के पक्के थे, उनकी बेटी इतनी मॉडर्न, इतनी बेबाक और इतनी खुले विचारों वाली कैसे हो सकती है? वो तो हवेली के बंद कमरे में उसका इंतजार कर रही होगी, एक डरी हुई, सहमी हुई, पारंपरिक लड़की की तरह। और ये लड़की, ये तो पूरी की पूरी आफत और शरारत का चलता फिरता पैकेज थी। ये कोई और थी, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, सिर्फ आंखों का मिलना, एक भयानक इत्तेफाक। और इस इत्तेफाक ने, उस लड़की की आंखों ने उससे किसी अनजाने कारण से बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। एक अजीब सी जलन और हताशा उसके पूरे वजूद में फैल गई थी। क्या बदतमीजी है! उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और लहजा बेहद कड़ा था। उसके शब्दों में इतनी धार थी कि आसपास खड़ी लड़कियां, जो अब तक उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो रही थी, सहमकर एक कदम पीछे हट गई। वो पूरी तरह भूल गया था कि वो एक लड़कियों के कॉलेज में है और ये एक आम स्टूडेंट है। वो इस वक्त सिर्फ एक करक मेजर था, जो अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करता था। और ये लड़की इन सीमाओं को मिटाने की कोशिश कर रही थी। कायनात, जो उनके कड़े रौब और उन बर्फीली आंखों को देखकर एक पल के लिए अंदर से सहम गई थी, उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे रूखे और भयानक रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा था कि उसकी खूबसूरती देखकर थोड़ा मुस्कुराएगा या कम से कम नरमी से बात करेगा, मगर उसकी आवाज में जो रूखापन और गुस्सा था, उसने कायनात को भीतर से सिखावत के सोहान की भी चोट पहुंचा दी थी। लेकिन फिर उसने अपनी सहेलियां तारा और रिया की तरफ देखा, जो लोन में सांस रोके इसी तमाशे को देख रही थी, और अपनी शर्त जीतने का ख्याल उस पर फिर हावी हो गया। उसने अपने चेहरे की घबराहट को छुपाया और अपनी सबसे हसीन मुस्कान वापस लाते हुए कहा, दरअसल मेजर, मुझे आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ऑफिशियल काम के सिलसिले में। ये सुनना था कि डीन के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके पैर के नीचे बारूद फोड़ दिया हो। उन्हें यकीन नहीं आया कि उनके अनुशासित कॉलेज की कोई लड़की, वो भी डीन के सामने, एक स्पेशल फोर्स के मेजर से इस बेबाकी से उनका पर्सनल नंबर मांग सकती है।
लेकिन अरमान ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो उस लड़की के बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ। उसका लंबा चौड़ा गठीला बदन कायनात के सामने किसी चट्टान की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में अब हैरानी नहीं, बल्कि शुद्ध गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। यह अनुशासन तोड़ने पर है, या इस बात की इस लड़की ने उसकी अपनी पत्नी की याद दिलाकर उसके 3 साल के सब्र को चुनौती दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने फुसफुसाते हुए कहा, मगर उसकी आवाज में मौत जैसी खामोशी और डर था। कायनात ने पहले तो उसकी इस सख्ती को उसकी फौजी आदत समझा। वो शायद सोच रही थी कि ये मेजर थोड़ी ही देर में पिघल जाएगा, मगर उसके चेहरे की कहाड़ी और आंखों में जलती आग को देखकर उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वो दरअसल मेरी सहेलियों से एक छोटी सी शर्त लगी थी। शट अप। अरमान की आवाज में ऐसी करक गूंजी थी कि न सिर्फ कायनात बल्कि पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा पसर गया। डीन ने भी डरकर एक कदम पीछे खींच लिया। ये कोई पिकनिक स्पॉट या तुम्हारा ड्रामा क्लब नहीं है। तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि ड्यूटी पे तैनात एक सैन्य अधिकारी से बात कैसे की जाती है? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर पर यही सिखाया है कि वर्दी में किसी भी मर्द को देकर उस पे तंज कसो और नंबर मांगो? बेहद शर्मनाक हरकत है ये। कायनात का चेहरा शर्मिंदगी, बेइज्जती और गुस्से से एकदम लाल हो गया। इतने लोगों के सामने, अपनी सहेलियों और जूनियर्स के सामने उसकी ऐसी जिल्लत उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई। उसका दिल चाहा कि वो इस घमंडी मेजर के मुंह पे तमाचा दे मारे, मगर वो चुपचाप थर थर कांपती खड़ी रही। डीन साहिबा। अरमान अब सीधे डीन की ओर मुड़ा। उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। क्या आप यही अनुशासन और संस्कार सिखाती हैं अपनी छात्राओं को? ये है इस कॉलेज के स्तर? अगर भविष्य में मैंने इस लड़की को पढ़ाई के अलावा ऐसी किसी बकवास या अनुशासनहीनता हरकत देखा, तो मैं खुद मिलिट्री पुलिस में इसके खिलाफ एक्शन लेने को कहूंगा और इसे सस्पेंड करवा दूंगा। वो वापस कायनात की ओर मुड़ा, जिसकी पलकों में अब आंसू गिरने ही वाले थे। वापस जाओ अपनी क्लास में, अभी के अभी। कायनात बिना एक भी शब्द कहे, बिना एक भी पल रुके, अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाती हुई तेजी से वहां से पलटी और भीड़ को चीरती हुई कैंटीन की तरफ भाग गई। वो कैंटीन के सबसे कोने वाली सीट पर आकर बेजान होकर बैठ गई। उसका पूरा शरीर गुस्से और बेइज्जती से कांप रहा था। तारा और रिया उसकी हालत देखकर घबरा गई। कितना बदतमीज और घमंडी इंसान है। तारा ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहा, मैंने कहा था ना कायनात, मत जाओ। देखा उसने क्या किया? सबके सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर दी। चलो शुक्र करो डिन ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, वरना वो तो तुम्हें कॉलेज से निकलवाने पे अड़ा था। मगर कायनात चुप थी। उसकी आंखों में अब कमजोरी के आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी जिद, एक गहरी नफरत और एक अनजाना खिंचाव एक साथ जन्म ले चुके थे। कमजोर होते तो बेइज्जती महसूस करके रोती रहती। उसने ठंडे और बेहद कड़े लहजे में कहा। उसकी आवाज में पहले जैसी चुलबुलाहट गायब थी। रिया ने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? कायनात, उसने तुम्हें सबके सामने इतनी बुरी तरह डांटा, तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, और तुम कह रही हो कि तुम्हें रोना नहीं आ रहा? उसने मुझे नहीं डांटा रिया। कायनात ने अपना बैग उठाकर कंधे पर कसते हुए कहा। उसने अपनी उस वर्दी और ताकत का घमंड दिखाया है। वो समझता है कि मेजर बनकर वो किसी को भी नीचा दिखा सकता है, खासकर एक लड़की को। तारा ने उसे रोकना चाहा। तो अब तुम क्या करने वाली हो कायनात? भगवान के लिए अब उस फौजी से दूर रहना। वो बहुत खतरनाक यूनिट का मेजर है। वो तुम्हारा करियर तबाह कर सकता है, और अगर बात तुम्हारे पापा तक पहुंच गई तो वो तुम्हारा कॉलेज आना भी बंद करवा देंगे। कायनात ने अपनी सहेलियों को देखा और उसके होठों पर इस तनाव भरे माहौल में एक बेहद खूबसूरत मगर खतरनाक मुस्कान उभर आई। दूर। तारा, तुम मुझे नहीं जानती हो। उसने मेरी ईगो को ललकारा है। उसने मुझे उन लड़कियों के सामने नीचा दिखाया है जिन पर मैं राज करती हूँ। तो तुम उसके घमंड से लड़ोगी? रिया ने बेबसी से कहा। नहीं। कायनात ने अपने बिखरे बाल पीछे समेटते हुए कहा। मैं उसके वजूद से लड़ूंगी। वो मुझसे जितना भागेगा, मैं उसे उतना ही अपने ख्यालों में उलझाऊंगी। और रही बात शर्त की, तो शर्त अभी खत्म नहीं हुई है। तुम दोनों मुझे कैंटीन की ट्रीट देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मैं सिर्फ उसका नंबर ही नहीं, मैं उस मेजर का पूरा वजूद हासिल करके रहूंगी। उसने अपनी सहेलियों को वही हैरान और परेशान छोड़ दिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ कैंटीन से बाहर निकल गई। मगर उसके दिल और दिमाग में मेजर अरमान का वो सख्त चेहरा,
वो गुस्से से लाल आंखें और वो कड़क आवाज हमेशा के लिए छप चुकी थी। शाम को अपने पहाड़ी कॉटेज से वापस लौटते ही अरमान का सिर गुस्से और एक गहरी अनजानी बेचैनी से फटा जा रहा था। उसका पूरा दिन खराब हो चुका था। वो कॉलेज की उस लड़की को अपने दिमाग से निकालने की बार बार कोशिश कर रहा था, मगर वो शरारती आंखें, वो अनोखी चमक जो उसे बार बार अपनी पत्नी कायनात की याद दिलाती थी, उसे सोने नहीं दे रही थी। वो कायनात जिसकी 15 साल की तस्वीर उसके बटुए में महफूज थी और जिसकी विदाई में अब सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे। ऐसा कैसे मुमकिन है? उसने अपनी ब्लैक कमांडो जैकेट उतारकर गुस्से से फर्श पर फेंक दी। मेरी कायनात ऐसी बदतमीज और बेबाक नहीं हो सकती, हरगिज नहीं। वो देवराज शेखावत की बेटी है, वो एक संस्कारी सर्व, वो हया और मर्यादा में रहने वाली लड़की है। वो हवेली में मेरा इंतजार कर रही होगी। वो कैसे इस तरह कॉलेज में लड़कों से नंबर मांग सकती है? उसने फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकाली और एक ही सांस में आधी खाली कर दी। और वो लड़की, वो तो पूरी आफत थी, ढीठ और बदतमीज। उसे याद आया कि कैसे वो इतने लोगों के सामने बेझिझक उससे उसका पर्सनल नंबर मांग रही थी। अजीब दौर आ गया है। लड़कियां पढ़ाई छोड़कर ये सब करती फिरती हैं। उसे अपने ससुर देवराज जी की बात याद आ गई, जो कहते थे कि लड़कियों को ज्यादा आजादी सिर पर चढ़ा देती है। शायद वो इस मामले में ठीक ही कहते थे। वो बिस्तर पर लेट चुका था, मगर उसे चैन नहीं मिल रहा था। उसके दिल में एक छोटा सा हिस्सा कह रहा था कि उसने आज एक स्टूडेंट के साथ कुछ ज्यादा ही कड़ा बर्ताव कर दिया। वो उसे प्यार से भी समझा सकता था, मगर मैं क्या करता? उसने खुद को तसल्ली दी। मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना मेरी ड्यूटी है। अगर मैं उसे नरमी दिखाता तो बाकी लड़कियां क्या सोचती? मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मगर फिर वही बड़ी बड़ी आंखें उसकी बंद पलके को पीछे तैरने लगी। अगले 2 दिन कायनात कॉलेज नहीं गई। तारा और रिया परेशान थी कि कहीं वो वाकई डिप्रेशन में तो नहीं चली गई। मगर कायनात के इरादे कुछ और ही थे। उसने इन 2 दिनों में सिर्फ एक ही काम किया था, मेजर अरमान मलिक के बारे में हर मुमकिन जानकारी और उनकी दिनचर्या का पता लगाना। उसने अपने पापा देवराज शेखावत के एक वफादार गार्ड के बेटे से, जो खुद सेना में एक छोटे पद पर था, उससे संपर्क किया और अरमान के बारे में सब उगलवा लिया। उसे पता चला कि वो अभी नया आया है, बेहद सख्त मिजाज है, अकेला रहता है और सबसे बड़ी बात कि वो अनमैरिड है। मिस्टर अकर कमांडो, तो तुम सिंगल हो और इतने सख्त भी। उसने अपने फोन पर उसकी एक धुंधली सी मिलिट्री प्रोफाइल फोटो देखते हुए मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हें थोड़ा बदलना मेरा काम है। कायनात बेटा, नीचे आ जाओ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। उसकी माँ की आवाज हवेली के नीचे गूंजी। आई मम्मी। उसने अपना फोन बंद किया। ठीक है मेजर साहब, अब बहुत हुई जासूसी, अब वक्त है आमने सामने की मुलाकात का, एक नए और धमाकेदार अंदाज में। अगले दिन अरमान अपनी सरकारी जिप्सी में बेस कैंप की एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा था। वह आज सुबह से ही बेहद चिड़चिड़ा और आसान था। उसे रात को सपनों में भी वही कॉलेज वाली लड़कियां नजर आई थी। वो पहाड़ी रास्ते के एक रेड लाइट सिग्नल पर रुका और अपनी कुछ फाइल्स देखने लगा। उसका ध्यान गाड़ी चलाने पर कम था। जब सिग्नल ग्रीन हुआ तो उसने गाड़ी आगे बढ़ाई ही थी कि अचानक एक चमकीली रेड कलर की स्कूटी हवा की रफ्तार से उसकी जिप्सी के बिल्कुल सामने आ गई। ध्यान से, एक जोरदार चीख के साथ अरमान ने अपनी जीप के इमरजेंसी ब्रेक लगाए। गाड़ी एक जोरदार झटके और टायरों की चीख के साथ रुकी, जिससे पूरी पहाड़ी सन्नाटे पे सन्नाटा छा गया। उसका दिल हल्के में आ गया। उसे लगा कि उसने किसी को कुचल दिया। उसने गुस्से और घबराहट में जिप्सी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। पागल हो गई हो क्या? मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो। कौन हो तुम? उसके शब्द उस वक्त उसके गले में ही अटक गए जब उसने देखा कि सामने जमीन पर वही कॉलेज वाली लड़की गिरी पड़ी है। उसकी लाल स्कूटी एक तरफ पड़ी थी और वो खुद दर्द और डर से थर थर कांप रही थी और अपना दाहिना हाथ पकड़े हुए थी। वो लड़की जिससे वो भाग रहा था आज फिर उसकी गाड़ी के ठीक सामने थी। तुम? अरमान की आंखों में गुस्से, हैरानी और एक अनजानी तरफ की लहर दौड़ गई। उसने सैन्य ट्रेनिंग एक पल के लिए पीछे छूट गई। वही लड़की जो उसके दिमाग में हलचल मचाए हुई थी, आज फिर एक नई आफत बनकर उसके सामने थी। कॉलेज में बदतमीजी कम थी, जो आज मेरी गाड़ी के नीचे आकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा मसला क्या है? क्या तुम पागल हो? वो उस पर चिल्लाया। वो भूल गया था कि वो सड़क पर है और लोग उन्हें देख रहे हैं।
कायनात जो वाकई इस अचानक ब्रेक लगने से डर गई थी, ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। वो तो सिर्फ उसके रास्ते में आना चाहती थी, मगर टक्कर होते होते बची थी। उसकी आंखें अरमान के इस भयानक गुस्से को देखकर घबरा गई। वो मैं आपको देखकर रुकने ही वाली थी, मगर स्कूटी कीचड़ में फिसल गई। उसने अपने हाथ को पकड़कर दर्द से कहराते हुए कहा, यह हकीकत थी या एक्टिंग? कहना मुश्किल था, मगर अरमान ने देखा कि उसके हाथ से हल्का सा खून बह रहा था। शायद गिरते वक्त उसे चोट वाकई लग गई थी। एक पल के लिए उसका गुस्सा और उसका फौजी करकपन उस लड़की की आंखों के आंसू और बहते खून के सामने पिघल गया। उसे याद आया कि वो एक अफसर है और सामने एक घायल नागरिक है, चोट लगी है। क्या उसकी आवाज अब भी करक थी? मगर उसमें गुस्से की वजह जगह एक छुपा हुआ दर्द और फिक्र थी। जी, बहुत दर्द हो रहा है। कायनात ने अपनी आंखों में आंसू लाने की पूरी कोशिश की, जो डर और उसकी फिक्र देखकर खुद ही बाहर आ गए थे। नहीं, हॉस्पिटल नहीं प्लीज। उसने अरमान को अपनी तरफ बढ़ते देखकर फौरन घबराकर कहा, मेरे पापा को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। प्लीज मुझे पास के किसी क्लिनिक में छोड़ दीजिए। वो नहीं चाहती थी कि ये बात उसके सख्त पिता देवराज शेखावत तक पहुंचे। पागल लड़की, वो गुस्से में बड़बड़ाया। वो इस सारे ड्रामों से तंग आ चुका था। आओ गाड़ी में बैठो, हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। मेरे पास कोई फर्स्ट एड किट नहीं है। मैं सिपाही हूँ, डॉक्टर नहीं। वो कायनात का जवाब सुने बिना पलटा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कायनात ने एक सेकंड सोचा, फिर अपनी स्कूटी को वहीं सड़क के किनारे खड़ा कर चुपके से जिप्सी की अगली पैसेंजर सीट पर बैठ गई। ये उसकी पहली छोटी सी जीत थी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी और दम घोटने वाली खामोशी पसरी थी। अरमान गुस्से से सामने पहाड़ी रास्तों को देख रहा था और कयानत तिरछी नजरों से उसके उस बेहद हैंडसम मगर कड़े चेहरे को निहार रही थी। आप मुझसे बहुत नाराज हैं ना, मेजर? कायनात ने आखिरकार इस खामोशी को तोड़ा। अरमान ने उसकी तरफ देखे बिना सपाट लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लापरवाह लड़कियां जो अपनी गाड़ियों को हवा में उड़ाती हैं, खुद के लिए तो आफत हैं ही, सड़क पर चलने वाले दूसरे के लिए भी मुसीबत खड़ी करती है। मैं लापरवाह नहीं हूँ, मेजर। कायनात ने फौरन पलटकर कहा, मैं तो आपसे उस दिन की बदतमीजी के लिए माफी मांगने के लिए आपका इंतजार कर रही थी। अरमान ने हैरानी और गुस्से से जिप्सी के ब्रेक लगाए। गाड़ी एक छोटे से क्लिनिक के सामने रुकी थी। माफी? किस बात की माफी? उसी दिन कॉलेज वाली हरकत की। मुझे नहीं पता था कि आप इतने कड़े और उसूलों वाले फौजी हैं। मैं तो बस सहेलियों के से शर्त लगाने के लिए ये सब कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे उकसाया था। कायनात ने बड़ी मासूमियत से सच उगल दिया। अरमान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। शर्त? तुमने मेरी इतने लोगों के सामने बेइज्जती की और मेरी गाड़ी के नीचे आ गई सिर्फ एक मामूली शर्त के लिए? नहीं, वो शर्त तो मैं उसी दिन हार गई थी। आज तो मैं सच में सॉरी कहने आई थी। और वैसे मेरा नाम कायनात है। उसने गाड़ी से उतरने से ठीक पहले अपना नाम बताया। अरमान का हाथ जो जिप्सी के स्टीयरिंग व्हील पे था वहीं जम गया। उसका पूरा वजूद जैसे सुन्न हो गया। बाहर हवा का शोर और पहाड़ी वादियों की गूंज सब जैसे एक पल के लिए थम गई। उसने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और पैसेंजर सीट पर बैठी उस लड़की को देखा। उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी शरारत और चमक थी, वही आंखें जो उसे 3 साल से बेचैन कर रही थी। तुमने तुमने अपना नाम क्या बताया? उसकी आवाज उसे खुद अजनबी लगी। वो इस वक्त मेजर अरमान नहीं था। वो सिर्फ एक हैरान और बेबसी प्रेमी था, जिसके कानों में देवराज शेखावत की आवाज गूंज रही थी। कायनात को उसके इस तीव्र रिएक्शन पर बहुत मजा आया। उसे लगा कि उसकी खूबसूरती और उसके नाम से मेजर को हिलाकर रख दिया। उसने जानबूझकर मुस्कुराते हुए अपना नाम दोहराया, कायनात। मेरा नाम कायनात है। क्यों? क्या इस नाम की कोई और लड़की आपकी जिंदगी में है, या कोई पुराना जख्म हरा भरा हो गया? वो उसके सब्र की परीक्षा ले रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो जिस जख्म की बात कर रही वो कितना गहरा था, और वो खुद ही उस जख्म की दवा और दर्द दोनों थी। अरमान के दिमाग में उसके ससुर की आवाज गूंजी, मेरी बेटी अभी छोटी है। उसके बटुए में मौजूद 15 साल की सहमी कायनात की तस्वीर घूमी, और सामने खड़ी ये 18 साल की आफत। ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक भयानक इत्तेफाक है। उसने फौरन खुद को संभाला और उसका चेहरा वापस करा हो गया। ये एक बहुत ही आम नाम है, लड़की। उसने बर्फ की तरह ठंडे लहजे में कहा, अब गाड़ी से उतरो और डॉक्टर को अपना जख्म दिखाओ। मेरे पास तुम जैसी फालतू लड़कियों के लिए वक्त नहीं है, और दोबारा मेरे रास्ते में मत आना।
उसने कायनात को क्लिनिक के बाहर उतारा और उसका जवाब सुने बिना अपनी जिप्सी को तेज रफ्तार से भगाकर ले आया। वो सीधा अपने पहाड़ी कॉटेज की तरफ जा रहा था, क्योंकि इस सच्चाई को स्वीकार करना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। उसने अपने रास्ते में ही हेडक्वार्टर फोन करके अपनी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी थी। उसका सिर इतनी जोर से घूम रहा था कि वो गाड़ी चलाने के काबिल भी नहीं था। उसने कॉटेज का दरवाजा अंदर से लॉक किया और सीधा फर्श पे लेट गया। उसका दिमाग उस क्लिनिक से बाहर खड़ी लड़की पर अटका हुआ था। कायनात, ये नाम उसके कानों में हथौड़ी की तरह बज रहा था। गर्ल्स कॉलेज फर्स्ट ईयर, रेड स्कूटी, और अब ये नाम, ये बहुत सारे बिंदु मिलकर एक ऐसी हकीकत बयां कर रहे थे जिसे अरमान का दिल मानने को तैयार नहीं था। क्या ये सच था? क्या उसके करे ससुर देवराज शेखावत, जो अपनी बहू मीरा को भी हवेली से बाहर कदम नहीं रखने देते थे, वो अपनी लाडली बेटी कायनात को इतनी छूट दे सकते हैं कि वो जीन्स पहने और स्कूटी चलाए? नहीं, ये नामुमकिन था। वो 15 साल की बच्ची ऐसी नहीं हो सकती। उसने खुद को बहुत तसल्ली दी, मगर उसका दिल नहीं माना। उसे सच्चाई जाननी थी अभी इसी वक्त। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। उसकी उंगलियां एक ऐसे नंबर पे गई जिसने 3 सालों से ब्लॉक कर रखा था, अपनी बड़ी बहन मीरा का नंबर। ये वादा तोड़ना था। ये उसकी 3 साल की तपस्या को मिटाने के बराबर था। वो वादा कर चुका था कि विदाई से पहले कोई संपर्क नहीं करेगा, मगर इस वक्त उसके लिए सच जानना जरूरी था। उसने कॉल लगा दी। दूसरी तरफ से 2 ही बेल के बाद फोन उठा लिया गया। हेलो, एक कांपती हुई और खुशी से भरी आवाज आई। उसकी बहन मीरा थी। अरमान, अरमान तुम? मीरा की आवाज में आंसुओं की गूंज थी। तुम वापस आ गए भाई। तुम आज 3 साल बाद मुझे फोन किया। सब ठीक तो है ना? तुम हवेली क्यों नहीं आए? दीदी, अरमान की आवाज भर आई। अपनी बहन की आवाज सुनकर उसे सुकून मिला, मगर अगले ही पल उसका मकसद हावी हो गया। मैं ठीक हूँ दीदी, मैं वापस आ गया हूँ। मुझे बस एक बात बताइए, कायनात, कायनात कैसी है? मीरा फोन पर एक पल के लिए खामोश हो गई। कायनात, तुम्हें अचानक उसकी याद कैसे आई भाई? तुमने तो 3 साल में एक बार भी। दीदी प्लीज। अरमान ने बेसब्री से उसकी बात काटी। वो कैसी है? वो हवेली में ही रहती है ना? वो क्या करती है? मीरा फोन पे हंस पड़ी। हवेली में? अरमान, तुम किस दुनिया में जी रहे हो? वो कॉलेज जाती है। अब वो छोटी बच्ची नहीं रही। अरमान ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये पहला करारा झटका था। कॉलेज? हाँ, ससुर जी ने ही उसका एडमिशन करवाया है। बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। वो सेंट मैरी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। अरमान का दिल डूब गया। वही कॉलेज, और वो कैसी है? अब मतलब स्वभाव कैसा है उसका? मीरा फिर खिलखिलाकर हंसी। और अरमान, वो तो आफत बन चुकी है, आफत। पूरे घर को सिर पर उठा रखती है। वो 15 साल की सीधी सादी कायनात नहीं रही जो कोने में छुपती थी। अब वो 18 साल की बेहद शरारती, जिद्दी और बेबाक लड़की है। किसी की नहीं सुनती। पूरे कॉलेज में अपनी शरारतों के लिए मशहूर है। अरमान को लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में अपना आखिरी सवाल पूछा। दीदी, उसके पास कोई स्कूटी है क्या? हाँ, लाल रंग की स्कूटी है। ससुर जी ने रो रो कर जिद करके ली है। उससे कहती है कॉलेज बस में नहीं जाएगी। ससुर जी ने भी उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो अरमान? हेलो, हेलो। अरमान ने फोन काट दिया। उसे अब कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। उसका दिमाग पूरी तरह सुन हो चुका था। तो ये सच था। वो लड़की जो कॉलेज में उसका नंबर मांग रही थी, वो लड़की जो आज उसकी गाड़ी के सामने आकर गिरी थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी कायनात शेखावत थी। अरमान सोफे पे गिर गया। उसे अपनी ही तकदीर पे हंसी और गुस्सा एक साथ आ रहा था। 3 साल, उसने खुद से कहा। मैंने 3 साल तक एक मासूम और घबराई हुई लड़की की तस्वीर के सहारे खुद को तपाया, और यहाँ वो इस कदर बेबाकी से आजाद घूम रही है। उसे अपनी बेइज्जती याद आई। नहीं, ये सिर्फ उसकी बेइज्जती नहीं थी, ये उसके ससुर के उन खोखले वसूलों की बेइज्जती थी। ये उनकी पत्नी की गरिमा की बेइज्जती थी कि वो अपने ही पति को अजनबी समझकर फ्लर्ट कर रही थी। उसका खून खौल उठा। तो ये है असली कयानात। उसने अपने दांत खींचे। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वो अभी इसी वक्त देवराज जी की हवेली जाए और सबको बताए कि उनकी लाडली बेटी क्या गुल खिला रही है। मगर फिर वो रुक गया। नहीं, अगर मैंने ये किया तो मेरा वादा टूट जाएगा, और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने 3 साल इंतजार किया है, 3 हफ्ते और सही। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसका दिमाग अब एक स्पेशल ऑप्स मेजर की तरह तेजी से काम करने लगा।
ठीक है कायनात से खावत, उसने ठंडे लहजे में कहा। तो तुम ये खेल खेल रही थी, तुम मेजर अरमान से मिली हो, लेकिन अपने असली पति अरमान मलिक से नहीं मिली हो। वो उठा और शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद को देखा। 3 हफ्ते, उसने अपनी आंखों में देखते हुए कहा। विदाई में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी है। तुम अपनी ये आजादी जी लो कायनात, क्योंकि इसके बाद मेजर अरमान तुम्हें सिखाएगा कि असली अनुशासन और कायदे क्या होते हैं। कायनात को सोचते हुए न जाने क्यों उसके होठों पे एक हल्की सी मुस्कान और चेहरे पर एक नरम एहसास भी तैर गया था। अगले दिन कॉलेज की कैंटीन में माहौल गर्म था। कायनात, जिनके हाथ पर क्लिनिक का छोटा सा बैंडेज लगा था, अपनी सहेलियों के सामने बैठकर चाय का कप घुमा रही थी। तो तुम सच में उसकी जिप्सी के सामने आ गई थी? रिया ने हैरानी से पूछा। कायनात, तुम पागल हो चुकी हो। वो चाहता तो तुम्हें कस्टडी में डाल देता। तारा ने भी हामी भरी। रिया ठीक कह रही है, और तुमने उसे अपनी असली नाम भी बता दिया। क्या जरूरत थी? कायनात ने चाय की चुस्की ली। जरूरत थी तारा, तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। जब मैंने कहा कि मेरा नाम कायनात है, ऐसा लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सुन लिया हो। वो जितना खुद को सख्त समझ रहा था, अब उतना ही मेरे नाम से उलझ गया है। लेकिन क्यों रिया? रिया ने पूछा। अब तो वो तुमसे और भी नफरत करेगा। यही तो मजा है। कायनात मुस्कुराई। नफरत ही तो मोहब्बत का पहला कदम होती है। उसने मुझे डांटा, मगर वो मेरे दिमाग में नहीं निकल रहा। और कल उसकी वो हल्की सी फिक्र, वो मुझे खुद क्लिनिक छोड़कर गया। इसका मतलब है कि वो पत्थर दिल नहीं है। दूसरी तरफ मेजर अरमान अपने ऑफिस में नहीं, बल्कि अपनी जिप्सी में कॉलेज से कुछ दूरी पर ही खड़ा था। उसकी नजरें गेट पे जमी थी। वो आज एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पर था। वो अपनी आंखों से उस सच को देखना चाहता था जो उसकी बहन ने बताया था। थोड़ी ही देर बाद कॉलेज की छुट्टी हुई और लड़कियां के झुंड बाहर आने लगे। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। वही रेड स्कूटी और वही जींस और शॉर्ट टॉप। वो अपने सहेलियों के साथ हंसती हुई आ रही थी। उसकी हंसी की खनक अरमान को अपने दिल में महसूस हो रही थी। वो बिल्कुल बेफिक्र एक आजाद परिंदे की तरह लग रही थी। तो ये है मेरी होने वाली पत्नी। उसने अपनी आंखें बंद की और जिप्सी की स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया। उसने फैसला कर लिया कि वो अब उससे दूर रहेगा और विदाई के दिन का इंतजार करेगा। अगले 2 दिन अरमान ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने कॉलेज की तरफ रुख भी नहीं किया। उसने पूरी कोशिश की कि कायनात नाम के इस तूफान को दिमाग से निकाल दे, मगर कायनात भी हार मानने वाली नहीं थी। जब 2 दिन तक मेजर की कोई खबर नहीं मिली, तो कायनात बेचैन हो गए। उसे ये खामोशी और अनदेखा किया जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, उसने तीसरे दिन खुद से कहा। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। अरमान की उस बेरहम डांट ने कायनात के अंदर कुछ बदल दिया था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस करक फौजी से डांट खाने के बाद जब वो अपने कमरे के सन्नाटे में बैठती, तो वो अपमान धीरे धीरे एक गहरी दीवानगी में बदलने लगा था। वो कायनात जो कल तक उसके साथ एक खेल खेल रही थी, अब अचानक उसके प्यार के जाल में फंस चुकी थी। उसकी आंखें बंद होती तो सामने अरमान का वो रुबीला चेहरा आ जाता। उसका चैन और रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो 24 घंटे बस अरमान के ख्यालों में खोई रहती। उसकी ये तरफ अब एक बेकाबू जुनून बन चुकी थी। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि वो इस सख्त मेजर से बेपन्ना मोहब्बत कर बैठी है। इसी बेचैनी में वो अपने प्यार का इजहार करके करने सीधे उसके आर्मी बेस कैंप के दफ्तर आ पहुंची। शाम के 4 बज रहे थे। अरमान अपने ऑफिस में एक बेहद जरूरी फाइल देख रहा था। तभी उसे बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती, मेजर साहब मीटिंग में हैं। गार्ड की आवाज आई। मैं मीटिंग रोक सकती हूँ, तुम हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हारी शिकायत उन्हीं से कर दूंगी। एक जानी पहचानी खनकती हुई आवाज गूंजी। अरमान ने चौंक कर सिर उठाया। उसके ऑफिस का दरवाजा खुला और कायनात अंदर दाखिल हुई। उसने आज कॉलेज की यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और सादा सलवार सूट पहना था, मगर आंखों में वही पुरानी जिद थी। गार्ड घबराया हुआ पीछे आया। सर, मैंने रोका था, मगर बाहर जाओ, अरमान ने ठंडी और सपाट आवाज में कहा। गार्ड के जाते ही कायनात ने दरवाजे बंद कर दिया। ये क्या बदतमीजी है मिस कायनात? अरमान अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। तुम्हें अंदाजा है तुम कहाँ खड़ी हो? ये एक मिलिट्री बेस है, तुम्हारा कॉलेज नहीं। मुझे पूरा अंदाजा है, कायनात ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। और मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ, मेजर अरमान से नहीं, बल्कि उस इंसान से जो इस वर्दी के पीछे छिपा है। अरमान को समझ नहीं आया वो क्या कहे। क्या मतलब तुम्हारा?
मतलब ये कि आप जब से मेरी जिंदगी में आए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कायनात की आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसके करीब आने पर वो घबरा गई थी। पहले कॉलेज, फिर सड़क, और आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। मुझे आप पर उतना ही क्या? अरमान ने उसकी भौहें सिकोड़ कर पूछा। लहजा बेहद कड़क था। कायनात ने गहरी सांस ली और वो कह दिया जो उसके दिल में था। मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है मेजर अरमान मलिक। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अरमान ने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी अपनी पत्नी उसके सामने खड़ी होकर एक अजनबी समझकर उसे प्यार का इजहार कर रही थी। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम समझती क्या हो खुद को? तुम एक शादीशुदा फौजी के ऑफिस में आकर ये बकवास कर रही हो? मैं इस जुर्म में तुम्हें कोर्ट मार्शल तक करवा सकता हूँ। क्या प्यार करना जुर्म है? कायनात की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, जुर्म है। अरमान ने बेरहमी से कहा, खासकर जब तुम जैसी लड़कियां अपनी मर्यादा भूलकर ये सब करती हो। सुनो लड़की, मेरी जिंदगी में तुम जैसी लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा प्यार मेरे जायज रिश्ते में है। मैं शादीशुदा हूँ। कायनात का रंग उड़ गया। क्या आप शादीशुदा है? उसकी आवाज मुश्किल से निकली। हाँ। अरमान ने रूखेपन से कहा, और अब बाहर निकलो, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर करवा दूं। कायनात को लगा कि उसका दिल टूटकर बिखर गया। वो तेजी से पलटी और आंसू बहाती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। वो दिन और आज का दिन, इन 2 हफ्तों में कायनात जैसे एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसकी सारी शरारतें उस एक सच ने मार दी थी। फिर जब उसके पापा देवराज से खावत ने उसे अपना आखिरी फैसला सुनाया कि उसकी विदाई उसके पड़ोसी अरमान मलिक से तय है, जो अब एक बड़ा फौजी अफसर बनकर लौटा है, तो उसने कोई विरोध नहीं किया। उसका दिल तो पहले ही टूट चुका था। उसे अब क्या फर्क पड़ता था कि उसकी शादी किससे हो रही है। वो भारी लाल शादी के जोड़े में घूंघट निकाले और अपने अनजान पति के कमरे में बैठी थी। तभी कमरे का दरवाजा बंद हुआ और वही जानी पहचानी कदमों की आहट गूंजी। वही परफ्यूम की खुशबू जो उसने उसके दफ्तर में महसूस की थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे घूंघट नहीं उठाया। वो उसके करीब आया और बिस्तर पे बैठ गया। तो मिस कायनात, कॉलेज से आर्मी बेस और वहां से सीधा मेरे बेडरूम तक का सफर कैसा रहा आपका? ये वही आवाज थी, वही कड़ा लहजा। कायनात ने झटके से अपना घूंघट उठा दिया। सामने उसने मेजर अरमान मलिक को सुनहरी शेरवानी में देखा। आप? उसकी घुटी घुटी चीख निकली। हाँ। अरमान मुस्कुराया। तुम्हारा 3 साल पुराना पति अरमान मलिक, वही जिससे तुम शर्त लगा रही थी। आपने मुझसे झूठ बोला? वो गुस्से और हैरानी से रो पड़ी। आपने कहा था कि आप शादीशुदा हैं। हाँ, तो मैं सच ही तो कह रहा था। अरमान ने करीब आकर उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे। मेरा प्यार मेरे जायज रिश्ते में है, और वो जायज रिश्ता तुम हो कायनात। उसने कायनात का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। कायनात का गुस्सा, सारा दर्द इस सच में पिघल गया। अरमान ने उसके भारी घूंघट को धीरे से उतारा, जिससे उसकी रेशमी काली बाल उसके कंधों पर बिखर गए। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ रही थी। उसने कायनात की कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से सटा लिया। कायनात ने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह अपने पहले और आखिरी प्यार अरमान के हवाले कर दिया। उस रात 2 वजूद और एक पवित्र रिश्ता हमेशा के लिए हो गए। सुबह की पहली किरण जब कमरे में दाखिल हुई तो कायनात की आंखें खुली। उसने करवट ली तो अपनी कमर पर अरमान का मजबूत हाथ महसूस किया। उसने देखा कि अरमान बेहद सुकून से सोया हुआ था। उसका सख्त चेहरा सुबह की धूप में बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। कायनात को कल रात का एक एक पल याद आने लगा। शर्म की एक गहरी सुर्खी उसके गालों पे दौड़ गई। उसने उठने की कोशिश की, मगर अरमान ने उसे और कसकर अपने सीने से सटा लिया। सुबह सुबह अपनी इस खूबसूरत पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रही हो मिसेस कायनात? अरमान ने अपनी पत्नी की आंखें खोली, बिना भारी आवाज में फुसफुसाया। अरमान, छोड़िए, सुबह हो गई। कयामत ने शर्माते हुए उसके सीने पे अपनी हथेलियां टिका दी। अरमान ने अपनी आंखें खोली और उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। सुबह की इस रोमांटिक शुरुआत ने उसके 3 साल के इंतजार की हर कसर पूरी कर दी थी। कॉलेज की कैंटीन में सारा और रिया उदास बैठी थी। कायनात पूरे 2 हफ्ते से कॉलेज नहीं आई थी। यार रिया, मुझे कायनात की बहुत फिक्र हो रही है। उस मेजर ने उसका दिल ही तोड़ दिया। सारा ने कहा, हाँ यार, वो तो शादीशुदा निकला। कायनात का तो पहला प्यार ही अधूरा रह गया। रिया ने आह भरी।
तभी कैंटीन के बाहर मिलिट्री की हरी जिप्सी आकर रुकी। लड़कियां हैरान रह गई। अरमान अपनी करक यूनिफॉर्म में बाहर निकला और उसने खुद आगे बढ़कर दूसरा दरवाजा खोला। अंदर से एक लड़की जीन्स और कुर्ती पहने बाहर निकली। उसके हाथों में गहरी लाल मेहंदी रची थी, मांग में हल्का सा सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र चमक रहा था। जब उसने अपना चश्मा हटाया तो सारा और रिया के होश उड़ गए। कायनात, सारा जोर से चिल्लाई। कायनात मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ बढ़ी। अरमान ने उसके कॉलेज बैग उसे थमाते हुए प्यार से कहा, अपना बैग संभालो मिसेस मलिक, और क्लास खत्म होते ही सीधे गेट पे आ जाना। जी सर। कायनात ने शरारत से उसे सैल्यूट किया। अरमान मुस्कुराया और जिप्सी में बैठकर चला गया। कायनात जिसने कैंटीन में दाखिल हुई, उसकी सहेलियां उसके पास दौड़ी। ये क्या तमाशा है कायनात, तूने उससे शादी कर ली? पर वो तो शादीशुदा था ना। कायनात ने अपनी मेहंदी वाले हाथ चमकाते हुए मुस्कुराकर कहा, बुद्धू, उससे सच ही तो कहा था कि उसका प्यार उसके जायज रिश्ते में है, और उसके रिश्ते में मैं ही तो थी। अब निकलो मेरी पूरी हफ्ते की कैंटीन ट्रीट, क्योंकि मिस्टर कमांडो का पूरा वजूद अब मेरी जेब में है। ये सुनकर सहेलियों ने अपना सिर पीट लिया और पूरी कैंटीन कायनात की इस धमाकेदार अंदाज को देखकर दंग रह गई। कायनात का ये अंदाज सिखाता है कि अगर आपका प्यार और इरादा सच्चा है, तो दुनिया के सबसे सख्त इंसान के सामने भी अपनी बात रखने की हिम्मत होनी चाहिए। डरकर पीछे हटने से मंजिल नहीं मिलती। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज कहानी सुनने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर देना। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। रोज एक नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।